तो आज हम बाइनोमियल थ्योरम के जेईई एडवांस के पीवाईक्यू देखेंगे, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम से पहले जेईई एडवांस में एक क्वेश्चन लगभग आते ही थे, एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन पहले सेट में या दूसरे सेट में। रिसेंटली इसमें थोड़ी सी कमी आई है, ठीक है ना। पर फिर भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ के क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो जेईई मीन्स में आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा कि जेईई मीन्स लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत आसानी से हो जाएंगे अगर इन क्वेश्चन को अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपके जो कॉन्सेप्ट है बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। और जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं जेईई मीन्स में, ज्यादातर देखा गया है कि जेईई मीन्स के जो क्वेश्चंस आते हैं जिस लेवल के डिफरेंट डिफिकल्टी रहता है, जेईई एडवांस में जो डिफिकल्टी रहता है उसमें से मैच करता है, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, पर मैं सजेस्ट करूंगा कि इसके जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ज्यादा हाई लेवल के नहीं होंगे, बहुत ज्यादा मोर टफर साइड नहीं रहेगा, ठीक, मीडियम टू टफ साइड रहता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, लेट A0 A1 A अप टू A23 बी रियल नंबर्स। मतलब ये एक रियल नंबर है जो A0 A1 है, मतलब कांस्टेंट है। 1+2/5 x की पावर 23 और ये सिग्मा है। जब ये ओपन होगा, इतना तो हमें पता ही है, जब ये ओपन होगा तो x की पावर 0 से 23 तक जाएगा। एकदम सिंपल सी बात है। और 0 से 23 तक जाएगा तो x के साथ कुछ ना कुछ कॉफिशिएंट आएगा। तो ये जो ओपन हो रहा है ये कुछ ऐसा है, देखिए, A0 x की पावर 0 मतलब 1, A1 x की पावर 1 और अप टू A23 और यहाँ पर x23। एकदम सिंपल सा, ठीक। मैंने कहा था A0 x0 से x23 तक जाएगा। और दो ही टर्म है तो बहुत सिंपल है कि इसका एक्सपेंशन हम समझ सकते हैं, ऐसे ही होगा। उसके बाद कह रहा है लेट ए आर बी द लार्जेस्ट अमंग द नंबर्स ए जे। ए आर उसमें से कौन सा कोफिशिएंट आपका बड़ा है वो चेक कर रहा है कि ए आर मान लीजिए इसमें सबसे बड़ा है। देन द वैल्यू ऑफ आर, ओके, आर की वैल्यू पूछ रहा है कि कौन सा बेसिकली कोफिशिएंट बड़ा है, एक्स के साथ कौन सा कोफिशिएंट बड़ा है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ 1 लिखा है और यहाँ पर एक टर्म लिखा है और उसका एक्सपेंशन हुआ है, उसका सबसे बड़ा टर्म पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा टर्म निकाल लेते हैं। उसमें हम चेक कर लेंगे एक्स की पावर जो रहेगी वही ए का बेस में रहेगा, ठीक। तो 1+2/5 एक्स की पावर 23। और इस वाले में हम लार्जेस्ट टर्म ढूंढ रहे हैं, तो लार्जेस्ट टर्म वाला जो फॉर्मूला था एन का, हम लोग उसको अप्लाई करते हैं। n+1, यहाँ लेस देन और इक्वल था पर हमारा का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं वीकली। 1+1/mod x इक्वल टू एन की वैल्यू है 23, तो यहाँ हो जाएगा 24 और यहाँ हो जाएगा 1+2/5। 2/5 तो ये हो जाएगा 5/2। और एक्स की वैल्यू हम अभी के लिए 1 मान ले रहे हैं क्योंकि हमें तो बेसिकली ए आई से मतलब है ना, कि जो उसके एक्स के साथ कोफिशिएंट है वो सबसे बड़ा कौन सा है। तो हम एक्स की वैल्यू 1 मान के चलें। तो अगर एक्स 1 मानेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, A0 A1 और अप टू A23। तो इसमें हमें सबसे बड़ा वाला जो कोफिशिएंट होगा वो तो हमें पता लग जाएगा वैसे भी। एक्स हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। और न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म की बात हो रही है क्योंकि सारे वैसे भी प्लस हैं, तो हम लोग एक्स अगर निगेटिव होता तब वो अलग बात थी। पर अभी के लिए तो एक्स सारे पॉजिटिव है, इसलिए हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एक्स हम 1 मान के चलते हैं और ज्यादातर क्वेश्चन में आप भी 1 ही मानिएगा अगर कोफिशिएंट की बात हो जहां पर एक्स की कोई वैल्यू न दी रहे, तो आपको 1 मानना है। यहाँ पर हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 7, यहाँ 2 जाएगा, यहाँ हो जाएगा 48 बाई 7, ये हो जाएगा 7 6 पॉइंट समथिंग, 6 पॉइंट समथिंग है। तो ये सेवेंथ टर्म इसका ग्रेटेस्ट होगा, ठीक। सेवेंथ टर्म ग्रेटेस्ट होगा और सेवेंथ टर्म अगर ग्रेटेस्ट होगा तो T7 हमारा ग्रेटेस्ट है। तो T7 ग्रेटेस्ट है, तो हम लोग T7 अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, 23C6 और 2/5 एक्स की पावर 6। तो यहाँ पर आ जाएगा 23C6 2/5 एक्स की पावर 6। अगर ये एक्स की पावर 6 है तो ये वाला क्या हो जाएगा, A6 होगा ना। तो A6 वाला ग्रेटेस्ट होगा। तो हमें ए आर अगर ग्रेटेस्ट है देन द वैल्यू ऑफ आर पूछा था, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6, ठीक। यहाँ आंसर आ जाएगा 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लेट m बी द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन द एक्सपेंशन
इज 3n+1 51c3 फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर n। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बेसिकली निकालना है। तो इस वाले का अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो सबसे पहली बात है कि अगर 1 + x की पावर n का एक्सपेंशन रहता है तो ये बहुत सिंपल है कि अगर एनसीआर लिख रहे हैं तो यहाँ x की पावर आ रहेगा। ठीक है, अगर यहाँ एनसीआर लिख रहे हैं तो यहाँ x की पावर आ रहेगा। तो अगर हमें x की पावर 2 का कोफिशिएंट चाहिए तो 2c2 वाला होगा और एक्स स्क्वायर होगा, हमें उससे चाहिए नहीं, यहाँ 3c2 होगा और इसके आगे जो होगा वो 4c2 होगा। उसके आगे के टर्म्स नहीं लिखेंगे और यहाँ लास्ट वाले में कितना आएगा 49c2, एक्स की पावर 2 का कोफिशिएंट। और लास्ट वाला जो टर्म यहाँ वाला लिखा है यहाँ हो जाएगा 50c2 और m की पावर 2 x की पावर 2। x की पावर 2 लिखना नहीं है क्योंकि हमें कोफिशिएंट से मतलब है। ठीक, और ये किसके बराबर है 3n+1 51c3। ठीक है, अब इसमें एक सीरीज का फॉर्मूला लग जाएगा के सी के वाला, ये वाली सीरीज आप लोग पढ़े होंगे, के सी के+1 सी के और अप टू एन सी के। तो यहाँ पर क्या होता है कि बेस सेम रहता है और जो ऊपर लिखा रहता है वो लगातार बढ़ता रहता है। तो लास्ट वाला जो रहता है उसी में 1 ऐड कर देते हैं, n+1 सी के+1। ठीक, तो इस वाले में भी ऐसा है, लास्ट तक जाएंगे। यहाँ तो m आ गया है, यहाँ m वाले से हम नहीं मतलब रखेंगे, केवल इस वाले को देखेंगे। बेस सेम है तो इस वाले में एक ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 50, नीचे आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 50, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा m², यहाँ हो जाएगा 3n+1 और यहाँ हो जाएगा 51c3 ऐसे। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, इस वाले एग्जाम्पल अरे इक्वेशन को देखिए। इसमें क्या लिखा है कि n की वैल्यू निकालनी, सिंपल सी बात। और m बी द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इतना होना चाहिए। m सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। तो थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। ये ध्यान में रखना है कि m एक पॉजिटिव इंटीजर है और n भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो 50c3 और यहाँ 50c2 है। ठीक है, इसमें 50c2 से हम लोग एक काम करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एनसीआर एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, एनसीआर अपॉन में एनसीआर-1। तो ये अगर 50c2 से अगर हम लोग डिवाइड कर देते तो थोड़ा सा ये सॉल्व सिंपल हो सकता है। तो ये हो जाएगा 50c3/50c2 प्लस में m² = 3n+1 और ये हो जाएगा 51c3/50c2 ऐसे। ठीक है, तो इसमें एनसीआर/1 का लगाएंगे n-r+1 तो 50 - 3 प्लस में 1 अपॉन में r प्लस में m² = 3n+1 और इस वाले में हो जाएगा 51 है और यहाँ 50 है तो इसमें फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है n वाला। इसमें हम लोग ओपन कर देते, ओपन करने से बढ़िया है एनसीआर का एक फॉर्मूला होता है, n बाहर r बाहर n-1 CR-1। तो ऊपर वाले में से 51 बाहर ले लेते हैं, 3 बाहर ले लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा 50c2 अपॉन में 50c2। ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल कर देते हैं, 1 और 7 17 आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 50 - 3 47 + 1 48 और ये हो जाएगा 16 प्लस में m² और यहाँ हो जाएगा 3n प्लस में 1 और ये हो जाएगा 17। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। 16 प्लस में m² = 3n+1 और यहाँ पे आ जाएगा 17। ठीक, और m एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जिसके लिए हमें n की वैल्यू निकालनी है। एक काम करते हैं, अगर m स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है तो m² को एक साइड रखते हैं और 3n+1 17 - 16 ये हो जाएगा 51n प्लस में 17 - 16 आ जाएगा +1, ये आ जाएगा m²। देखिए हमें n की वैल्यू चाहिए और n एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो एक काम करते हैं, n की अलग अलग वैल्यू हम लोग रखते जाते हैं 1 2 3 4 5 जितना भी, और m हमें पॉजिटिव मिलना चाहिए। ठीक, m हमें पॉजिटिव मिलना चाहिए। तो n की वैल्यू 1 रखेंगे तो कितना आएगा, 1 रखेंगे तो 52 आएगा और m √52
तो ये तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे तो m पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा ही नहीं। n अगर 2 रखते हैं तो 10, ये आ जाएगा 103, ये भी नहीं मिलेगा। n अगर 3 रखते हैं तो 3 15 154, इसका भी अंडर रूट नहीं मिलेगा। n अगर 4 रखते हैं तो 4 205, इसका भी अंडर रूट अगर लेंगे तो पॉजिटिव इंटीजर नहीं मिलेगा, इरेशनल नंबर आएगा। n अगर 5 रखते हैं तो 5 5 25 1 256, ठीक। 256 का अंडर रूट कितना होता है 16, तो ये हमें पॉजिटिव इंटीजर मिल जाएगा। तो n के किस वैल्यू पे मिला है, n के 5 रखने पे मिला है, तो n की वैल्यू हमारा आंसर आ जाएगा 5, ठीक है। x की वैल्यू दी गई है 10c1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। x की वैल्यू दी गई है 10c1 स्क्वायर प्लस में 2 10c2 स्क्वायर, एक सीरीज है। इस सीरीज को हम लोग जनरल टर्म में लिखते हैं, क्योंकि ज्यादातर सीरीज के क्वेश्चन अगर पैटर्न ऑब्जर्व नहीं हो रहा है तो उसे हम लोग जनरल टर्म में कन्वर्ट करके कर, ये हो जाएगा सिग्मा 10cr स्क्वायर, और यहाँ पर 2 है तो यहाँ 2, 1 है तो यहाँ 1, 3 है तो 3, तो यहाँ हो जाएगा r, ठीक है। और यहाँ r बराबर 1 से लेकर 10 तक है, ठीक। और वैल्यू ऑफ x बाई 1430 पूछा है, तो x की वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। तो अगर यहाँ r रहता है तो हमने सीरीज इस टाइप की पढ़ी है कि r को रिमूव करना ही पड़ेगा। आप r रिमूव होगा तभी जाके ये सीरीज सॉल्व होगी। तो r इंटू 10cr और 10cr अलग कर देते हैं, और ये फॉर्मूला आपको पता ही होगा, n बाहर r बाहर n माइनस 1 cr माइनस, जब आप n निकालते हो r निकालते हो तो इसमें से एक कम हो जाता है, तो इसमें से हम लोग निकाल दे रहे हैं 10 बाहर r बाहर, यहाँ हो जाएगा 9cr माइनस 1, यहाँ हो जाएगा 10cr, ये वाला r ये वाला r कैंसिल हो जाएगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया। और अब 10 को बाहर कर लेते हैं और सीरीज को थोड़ा फोकस कर देते हैं, 10cr, और r की वैल्यू कहाँ से है 1 से लेकर 10 तक। अब देखिए ये वाली जो है प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट है, तो प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट की सीरीज को सॉल्व करने के लिए हम ये करते हैं कि इसके बेस को ऐड करते हैं। ऐड करेंगे कितना आएगा 2r माइनस 1, और हमारा टारगेट रहता है यहाँ पर r नहीं आना चाहिए, तो हम लोग इसमें से किसी में n माइनस आर वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं, तो इसको ऐसे रहने देते हैं, और इस वाले में n माइनस आर लगाते हैं 10c 10 माइनस आर, ठीक। पहला स्टेप क्या रहता है, पहले ऐड करो बेस में, अगर r आ रहा है तो हम लोग एक में किसी इन दोनों में एक में nc n माइनस आर लगाते हैं। अब लगा दिए, फिर से हम लोग इसे ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा 10। तो अगर कांस्टेंट नंबर आ रहा है तो समझ लो हमारा काम बन चुका। कांस्टेंट नंबर आ रहा है तो अब हम लोग ये फाइंड करेंगे कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 इन, अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो 10 आया है इसमें ये लाइन आपको लिखनी है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10, यहाँ कुछ भी आया होता तो x की पावर में वही लिख देते। अब ये पहली वाली जो सीरीज है 9cr माइनस 1, ये कहाँ से आया होगा, ये आया होगा 1 प्लस एक्स की पावर 9 से, 9c0 9c1 9c2, और दूसरी वाली सीरीज का जो कोफिशिएंट है ये आया होगा 1 प्लस एक्स की पावर 10 से, ठीक। 1 प्लस एक्स की पावर 10 से। अगर आप सीरीज नहीं पढ़े हैं तो मुश्किल होगा, पर जैसे बताया जा रहा है अगर आप उसे फॉलो करेंगे तब भी कर सकते हैं। 1 प्लस एक्स की पावर 9 से 1 प्लस एक्स की पावर 10 से। अब ध्यान से देखिए ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 19, और हमें क्या चाहिए था x की पावर 10 का कोफिशिएंट, तो x की पावर 10 का कोफिशिएंट तो एकदम आसानी से मिल जाएगा 19c10 ऐसे। तो हमारा ये आंसर है, क्योंकि कोफिशिएंट चाहिए था बेसिकली। तो ओवरऑल इस वाले सीरीज का आंसर मतलब यहाँ पर 19c10 आएगा, इस वाले सिग्मा का आंसर। तो हमारा इसका फाइनल रिजल्ट जो है इसका फाइनल रिजल्ट आएगा 10 इंटू 19c10 ऐसे, ठीक है। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है x अपॉन में 1430, तो x की वैल्यू कितनी आई 10 19c10, ठीक। और x अपॉन में 1430 फाइंड करना है, तो 10 अपॉन में 1430 19c10, ठीक है। 19c10 को हम लोग लिख सकते हैं 19c9, हम लोग शॉर्टकट लगाएंगे, जो काफी लोग इसमें से पढ़े भी होंगे कि 19c9 है, 19 को 9 बार उल्टा लिखेंगे
19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, दो दो चार दो छः दो आठ एक नौ, और नीचे लिखेंगे 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, और यहाँ लिखेंगे 143। ठीक। अब कैंसिल करते हैं, 11 से इसे कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 1 जा, और 13 को इससे कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा, और 9 फैक्टोरियल को थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। अब कैंसिल करते हैं, 5 और 3 15 कैंसिल हो जाएगा, 7 और 2 14 कैंसिल हो जाएगा, और 16, 8 2 जा 16, 2 2 जा 4। ठीक है। और 2 6 जा 12, और ये 6 इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक। ये वाला 9 इससे कैंसिल हो जाएगा, 9 2 जा 18। ठीक। उसके बाद 72 जा 34, 19 × 34, तो 646 आपका आंसर आ जाए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लेट ए एंड बी बी टू नॉन जीरो रियल नंबर with the coefficient of x की पावर 5 in the expansion of this is equal to x की पावर -5 in the expansion of this। तो इस वाले का coefficient of x की पावर 5 और इस वाले का coefficient of x की पावर -5 हम निकाल लेते हैं। तो सिंपल है, पहले इस वाले का पहले वाले का जनरल टर्म निकालते हैं। 4cr ax² की पावर 4 -r 70/27 और यहां पर आ जाएगा r। ठीक। 4cr a की पावर में 4 -r, x की पावर में 2 4 -r। ठीक। उसके बाद आ जाएगा 70 की पावर r अपॉन में 27 की पावर r b की पावर r x की पावर r, और x की पावर में आ जाएगा 2 4 -r माइनस में r, ये हो जाएगा 8 -2r माइनस में r इक्वल टू, हमें -5 चाहिए तो ये हो जाएगा 3r, और नहीं नहीं इस वाले में 5 चाहिए था तो ये हो जाएगा 3 इक्वल टू 3r, और r आ जाएगा 1 इस वाले केस में। और कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -5 इस वाले में निकालेंगे तो 7cr a x की पावर 7 -r -1 अपॉन में b x² की पावर r। ठीक। ठीक है। x की पावर अगर अलग करेंगे तो 7 -r माइनस में 2r, क्योंकि x की पावर 2r नीचे है। ठीक है। और यहाँ पर -1 है, p नहीं है, x की पावर 2r ऐसे है। ठीक है। और इसकी कोफिशिएंट हमें चाहिए -5, ये -5 इधर जाएगा 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3r, r इक्वल टू आ जाएगा 4। ठीक है। तो इस वाले में r4 रख देते हैं और इस वाले में r1 रख देते हैं और इसको इक्वल कर देते हैं। ax² प्लस में 70/27 bx की पावर में 4, यहाँ पे r1 रखना है, और ax -1 अपॉन में bx² की पावर में 7, यहाँ पे r4 रखें। यहाँ पर हो जाएगा 4c1 a की पावर हो जाएगी 3, और 70/27b यहाँ हो जाएगा 1 इक्वल टू 7c4 a की पावर हो जाएगा 3 -1 अपॉन में b, इसकी पावर हो जाएगी 4। ठीक। यहाँ से a क्यूब और ये a क्यूब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। और ये 4c1 की वैल्यू हो जाएगी 4, ये हो जाएगा 70/27, और यहाँ हो जाएगा b। यहाँ 7c4 की वैल्यू 7c4 इक्वल टू 7c3 के, तो 7 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन में 3 फैक्टोरियल, ये कैंसिल होगा तो 35 आएगा। ओवरऑल यहाँ 35 लिख देते हैं। -1 की पावर 4 +1 अपॉन में b की पावर 4 ऐसे आ जाएगा, ये b से ये b कैंसिल होगा तो b क्यूब बचेगा। ओके। और ये 35 2 जा, और ओवरऑल आ जाएगा 8 अपॉन में 27, ये आ जाएगा 1 अपॉन में b क्यूब। यहाँ से b क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी 27 अपॉन में 8, तो b की वैल्यू आ जाएगी 3 अपॉन में 2। ठीक है। और हमें 2 भी पूछा था, तो 2 भी हम लोग आंसर लिखेंगे 2 इंटू बी कितना है 3/2, तो आंसर में आ जाएगा 3। ठीक है। ये देखिए 2b की वैल्यू हमारा 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फॉर नॉन निगेटिव इंटीजर s एंड r लेट s
आर ब्रैकेट में लिखा है, बेसिकली इसका मतलब एस सी आर ही है। कभी कभी इस नोटेशन में भी आता है, इसमें परेशान नहीं होना है। एस फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल एस माइनस आर फैक्टोरियल इफ आर इज लेस देन और इक्वल टू एस, इफ आर इज ग्रेटर देन एस तब जीरो आ जाएगा। उसके बाद जी एम कॉमा एन सिग्मा में लिखा हुआ है एफ एन पी अपॉन में एन प्लस पी सी पी, एन प्लस पी सी पी, ठीक है। और एफ एन पी का वैल्यू अलग से दिया गया है, इसे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा, ठीक है। सिग्मा एम सी आई एन प्लस आई सी पी और p प्लस में एन सी पी माइनस आई, इसको ओपन करते हैं, ये हो जाएगा m फैक्टोरियल अपॉन में m माइनस आई फैक्टोरियल और ये हो जाएगा i फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पर n प्लस आई फैक्टोरियल अपॉन में n प्लस आई माइनस में p फैक्टोरियल और ये हो जाएगा p फैक्टोरियल, ठीक है। और ये हो जाएगा p प्लस में n फैक्टोरियल अपॉन में p प्लस एन माइनस p, तो ये हो जाएगा n प्लस में i फैक्टोरियल, तो यहाँ हो जाएगा p माइनस आई फैक्टोरियल। और ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए या तो कुछ कैंसिल हो रहा होगा, कैंसिल कर देते हैं यहाँ पर। और और अब ध्यान से देखिए, जैसे ये एफ एन पी अपॉन में एन प्लस पी सी पी है, अब नीचे वाला जो चीज है ये एक आइडिया हो सकता है कि ये कैंसिल हो सकता है ऊपर, अगर जो भी चीज है यहाँ ऊपर में एन प्लस पी सी पी अगर होगा या तो कैंसिल होगा या तो कुछ तो होगा जिससे नीचे वाला रिमूव हो जाए। ये सीरीज है, ज्यादातर केस में ऊपर ही रहता है चीजें, तभी ये सीरीज का आंसर पॉसिबल है, ठीक है। अब एन प्लस आई फैक्टोरियल कैंसिल हो चुका है। अब हम लोग एक काम करते हैं, इस पर थोड़ा ध्यान देते हैं, एन प्लस पी क्या बन सकता है ऐसा कुछ, तो एन प्लस पी यहाँ पर लिखा है एन प्लस पी फैक्टोरियल सी पी फैक्टोरियल और इसका डिफरेंस क्या होगा एन फैक्टोरियल, तो एन फैक्टोरियल नहीं है तो हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं एन फैक्टोरियल और यहाँ मल्टी एन फैक्टोरियल। तो ये वाला जो टर्म है, ये वाला ये जो अभी लिखा मैंने, इसकी जगह पर पी प्लस एन सी पी लिख सकते हैं, तो एम फैक्टोरियल अपॉन में एम माइनस आई फैक्टोरियल आई फैक्टोरियल और ये हो जाएगा p प्लस में एन सी पी ऐसे। और यहाँ पर n फैक्टोरियल जो लिखा है और p माइनस आई फैक्टोरियल लिखा है और ये वाला टर्म ये और ये वाला टर्म, अगर इन तीनों को कंबाइन करेंगे तो n फैक्टोरियल सी पी माइनस आई फैक्टोरियल लिख सकते हैं। n फैक्टोरियल का लिख सकते हैं n सी पी माइनस आई फैक्टोरियल, ऐसे तीनों लोग बन जाएंगे क्योंकि n और इन दोनों का डिफरेंस क्या लिखा है एन प्लस आई माइनस बी, एन प्लस आई माइनस बी लिखा हुआ है। इसको हम लोग अगर कोई एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल ऐसे लिखा है तो इसको एनसीआर लिख सकते हैं, बस यही अप्लाई कर रहा है, ठीक है। इसे आपको ढूंढना है। अब इस टाइप का क्वेश्चन अगर एक बार आप पा जाए मतलब समझ जाए तो अब आप समझ जाइए कि इस तरीके का क्वेश्चन पॉसिबल है कि कहीं ना कहीं आएगा जहां पे आपको खुद से मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। एक तो ये हो गया और एनसीआई आपका बचा हुआ है और यहां से चलो ठीक है, ठीक है। और ये एमसीआई है, इस वाले को लिख सकते हैं एम सी आई एन सी पी माइनस आई और ये पी एन प्लस पी सी पी। इसको नेक्स्ट पेज में करते हैं, सिग्मा एम सी आई और एन सी पी माइनस आई और एन प्लस पी सी पी। ये तो एक कांस्टेंट है क्योंकि इसमें आई है ही नहीं और आई की वैल्यू हमें पीछे से पता है कि ये जीरो से पी की तरफ जा रहा है, मतलब इसमें सारे टर्म पाए जाएंगे, कोई मिस नहीं होगा। तो एन प्लस पी सी पी को यहाँ लिखते हैं और ये सिग्मा लिखते हैं एम सी आई और एन सी पी माइनस आई। अब ये बाइनोमियल बाइनोमियल का बाइनोमियल कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट की सीरीज बन गई, तो हम बेस को ऐड करेंगे। अगर ऐड करने पे कांस्टेंट आ रहा है जो कि आ रहा है p आएगा, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर p इन, ये वाला टर्म कहाँ से आया होगा 1 प्लस एक्स की पावर m से, दूसरा वाला आया होगा 1 प्लस एक्स की पावर n से, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n। तो कोएफिशिएंट ऑफ हमें x की पावर p चाहिए, तो x की पावर p अगर हमें चाहिए तो ये हो जाएगा m प्लस एन सी पी, मतलब ये वाली सीरीज का जो आंसर है वो होगा m प्लस एन सी पी।
ओवरऑल इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एन प्लस पी सी पी मल्टीप्लाई में एम प्लस एन सी पी। ठीक, ये आपका हाँ आ गया जो एफ एम एन पी था, एफ एम एन पी बराबर ये आ गया। अब इसको हम लोग वैल्यू को उठा के इसमें रखते हैं, इस सिग्मा में। तो सिग्मा की वैल्यू कितनी है, पी जीरो से एम प्लस एन। यहाँ देखिए सिग्मा, सिग्मा जी एम एन की वैल्यू है, तो जी एम एन की वैल्यू है, थोड़ा सा हम लोग इरेज करते हैं इसे। जी एम एन की वैल्यू है सिग्मा एफ एम एन पी अपॉन में पी जीरो से एम प्लस एन, और नीचे क्या है, एन प्लस पी सी पी। तो ऊपर क्या है, पी जीरो से एम प्लस एन, और इसकी जगह हम लोग लिखेंगे एन प्लस पी सी पी, एम प्लस एन सी पी ऐसे। और नीचे लिखा है एन प्लस पी सी पी, तो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा और ऊपर बचेगा एम प्लस एन सी पी। तो इसमें अगर हम लोग रखेंगे तो एम प्लस एन सी जीरो, एम प्लस एन सी वन, यहां से लेके लास्ट तक जाएगा एम प्लस एन सी एम प्लस एन तक। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट टू की पावर एन, तो टू की पावर एम प्लस एन हो जाएगा, जी एम एन की वैल्यू। ठीक, अब हम लोग ऑप्शंस को चेक करते हैं, जी एम एन की वैल्यू ये आ गया टू की पावर एम प्लस एन। तो अगर जी की वैल्यू आ गया है ओवरऑल टू की पावर एम प्लस एन, तो पहला ऑप्शन देखते हैं, जी एम एन इक्वल टू एन प्लस एन। तो टू की पावर एम प्लस एन लिखो या टू की पावर एन प्लस एम लिखो, एन की जगह एम लिख दो और एम की जगह एन लिख दो और एन की जगह एम लिख दो। ठीक है, जब एम था यहाँ एन है, पहले वाले में एन हो जाएगा, दूसरे वाले में एम हो जाएगा, तो दोनों बराबर ही है वैसे भी, तो ये ऑप्शन तो सही है। उसके बाद टू की पावर में एम प्लस एन प्लस वन हो जाएगा, क्योंकि दोनों को जोड़ के लिखना है, यहाँ हो जाएगा टू की पावर में एम प्लस वन प्लस में एन, ये दोनों भी सही है, ये भी सही हो जाएगा। इस वाले में हो जाएगा टू की पावर में टू एम प्लस में टू एन, इसमें हो जाएगा टू की पावर में एम प्लस एन, और यहाँ पर टू, ओवरऑल ये हो जाएगा टू की पावर में एम प्लस एन प्लस में वन हो जाएगा। ठीक, ये तो गलत हो जाएगा, दोनों इक्वल है ही नहीं। यहाँ वाला देखते हैं, टू की पावर में टू एम प्लस में टू एम, और यहाँ हो जाएगा टू की पावर में एम प्लस एन का ये स्क्वायर है, तो टू की पावर में एम प्लस एन स्क्वायर है तो बाहर टू आ जाएगा, ये दोनों तो सेम ही चीज लिखा हुआ है देखो, तो ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। ठीक, तो आपके पहले ऑप्शन, दूसरा और लास्ट वाला ऑप्शन सही है। ठीक, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जेई मेन में इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आने के चांस है, बिल्कुल है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है। प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट के क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, तो इस पर आप कमांड बना लीजिएगा। ए आर बी आर सी आर डिनोट रिस्पेक्टिवली द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर आर इन द एक्सपेंशन ऑफ वन प्लस एक्स की पावर 10, वन प्लस एक्स की पावर 20, वन प्लस एक्स की पावर 30। अब ध्यान से देखो, ए आर जो है ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर आर है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर आर पहले वाले का, ये हो गया इसका ए आर है, अगर दिखा रहा है एक्स की पावर आर का कोएफिशिएंट, वन प्लस एक्स की पावर 20 ये बी आर है, और वन प्लस एक्स की पावर 30 ये इसका सी आर है, एक्स की पावर आर का कोएफिशिएंट। और हमें ये निकालना है सिग्मा ए 10 ए आर बी 10 बी आर माइनस में सी 10 ए आर, और आर है 1 से लेकर 10 तक। ए आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की पावर आर का कोएफिशिएंट है तो यहाँ हो जाएगा 10 सी आर, बी 10 कितना हो जाएगा, बी 10 मतलब एक्स की पावर 10 का कोएफिशिएंट, तो 20 सी 10, और बी आर 20 सी आर माइनस में सी 10 मतलब 30 सी 10, और ए आर मतलब 10 सी आर, ऐसे आर बराबर 1 से लेकर 10 तक। और ये तो कांस्टेंट है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 20 सी 10, और ये सिग्मा अंदर ले लेते हैं, 20 सी आर 10 सी आर
और R1 से लेकर 10 तक। और इसमें 10 CR मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30 C10। और सिग्मा अगर लेंगे तो ये हो जाएगा 10 CR, ये हो जाएगा 10 CR, हो जाएगा R बराबर 1 से लेकर, R बराबर 1 से लेकर 10 तक। ठीक, ये प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट है, ये भी प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट है। तो ये वाली चीज को हम लोग साइड में कर लेते हैं। किसी एक में NC n-R लगाना है क्योंकि इनको जोड़ने पे 2R आ रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ साइड में करेंगे तो 20 C n-R लगाएंगे तो 20 - R हो जाएगा, और ये 10 CR हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे 20 आएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 20, पहला वाला कहाँ से आया होगा, 1 प्लस एक्स की पावर 20। दूसरा वाला आया होगा 1 प्लस एक्स की पावर 10, तो 1 प्लस एक्स की पावर 30 हो जाएगा बेसिकली। और यहाँ हो जाएगा 30 कितना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 20, तो 30 C20 हो जाएगा। तो इस वाले का आंसर हो जाएगा 30 C20, और यहाँ हो जाएगा 20 C10। पर एक चीज यहाँ पर आपको और फोकस करना है कि जो ये R है ये 1 से शुरू हो रहा है। तो 1 से शुरू हो रहा है तो इसमें टर्म्स कितने होंगे, 20 C1, 10 C1 से शुरू होगा, 10 से 10 तक जाएगा। तो इसमें एक टर्म मिसिंग है, कौन सा, 20 C0 और 10 C0 वाला। तो उसे जब ऐड करेंगे, कौन सा टर्म, 20 C0 और 10 C0 वाला, ये वाला टर्म मिसिंग है क्योंकि ये जो आंसर आया ये सारे प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम है, R0 से लेके सारे का। तो ये वाला टर्म अगर ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 है, मतलब प्लस माइनस 1 ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे तो इसका आंसर तो ये पूरा आ ही चुका है, ये सारे का। इसमें एक टर्म कम है, वो वाला घटा देंगे ना, ये पूरे का सम है। एक टर्म घटाएंगे तो इसका सम आ जाएगा, जो अभी हम लोग एज्यूम किए थे कि हम ऐड किए हैं, मान लीजिए ये इसका आ गया। अब इस वाले का अगर देखेंगे 10 CR है, तो इसमें एक में लगा देंगे 10 C10 - R। अगर यहाँ पर लगा के चेक कर, 10 C10 - R, 10 CR, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10 आएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 इन 1 प्लस एक्स की पावर 10, और यहाँ पे 1 प्लस एक्स की पावर 10, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 20। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 चाहिए तो 20 C10 हो जाएगा। लेकिन इसमें भी एक टर्म कम है, R1 से अगर शुरू होगा तो एक टर्म कम होगा, 10 C0 वाला, तो उस वाले को माइनस कर देंगे ना, ऐसे +1 और -1 करेंगे, और इस वाले सीरीज का जो सम हो जाएगा ये हो जाएगा, पीछे अभी निकाले थे 20 C10, ये हो जाएगा 20 C10 माइनस में 1। ठीक, ऐसे सम यहाँ पे, यहाँ अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20 C10 30 C20 माइनस में 20 C10, ये हो जाएगा 30 C10 20 C10, हो जाएगा प्लस में 30 C10, 20 C10 30 C20 ये कैंसिल हो जाएगा, 30 C10 माइनस में 20 C10 ये बचेगा। 30 C10 मतलब ये वाला, तो ये किसका कोफिशिएंट था, CR का, मतलब ये हो जाएगा C10, मतलब 20 C10 क्या हो जाएगा, BR, B10, C10 माइनस B10 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 11 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। अब ये इस टाइप के अगर आप क्वेश्चन कर लेंगे तो जेईई मेन में जो भी कोफिशिएंट ऑफ x की पावर पूछा जाता है उससे ज्यादा बड़ा क्वेश्चन आ भी नहीं सकता है इससे रिलेटेड, अगर आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखिए, 1 प्लस एक्स की पावर 4, 1 प्लस एक्स क्यूब की पावर 7, और 1 प्लस एक्स की पावर 4 12। इसमें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 11 चाहिए, मतलब यहाँ पर कुछ x होगा, यहाँ पर कुछ x होगा, यहाँ पर कुछ x होगा, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 11 आए। अब इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसको हम लोग बहुत इजीली खोल सकते हैं, वो 4 है तो वहां 5 टर्म होगा, पावर में 7 है तो 8 टर्म होगा। ठीक, तो हम लोग जनरल टर्म लगा के हम लोग चेक करते हैं कि x की पावर में कितना, देखिए 11 आ जाए। जैसे यहाँ पर 4 CR हम लोग लिखते हैं, जनरल टर्म लिखते हैं R के फॉर्म में मान लीजिए, तो ये हो जाएगा x की पावर में 2R। यहाँ अगर लिखेंगे 7 CM तो x की पावर में 3M, और यहाँ लिखे, क्योंकि R सबका नहीं ले सकते, सारे लोग अलग अलग बिहेव करेंगे ना, x की पावर में 4N, और हमें अब क्या करना है, 4 CR 7 CM 12 CN ऐसे रहने देते हैं, x की पावर 2R प्लस में 3M
प्लस में 4n ऐसे लिखा। अब ये जो पावर है हमें इसका क्या चाहिए, पावर को हमें चाहिए 11 कब कब हो सकता है, बस ऐसे यही चेक कर लेना 11 कब कब हो सकता है। तो सबसे छोटा कोफिशिएंट आप पकड़ो, सबसे छोटा कोफिशिएंट, और उसको जीरो बना दो। किसी को भी कर सकते हो बेसिकली, जैसे आर की वैल्यू 0 1 2 3 4 तक जाएगा तो उसको ही पकड़ के करते हैं। तो आर एक बार यहाँ पर जीरो रख देते हैं। अगर आर जीरो रखेंगे तो हम चेक करते हैं, अगर आर जीरो होगा तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, और अगर ये जीरो हुआ तो यहाँ पर बचेगा 3m + 4n। अब m और n की ऐसी वैल्यू सोचनी पड़ेगी जिससे हमारा 11 आ जाए। तो 4 1 जा 4, अगर यहाँ लेंगे 4, यहाँ 7 तो आ नहीं सकता है, 8 लेंगे तो 8 3 11 हो सकता है। तो यहाँ पर n की वैल्यू हम 2 ले लेते हैं, n की 2 ले लेते हैं, और यहाँ m की वैल्यू 1 ले लेते हैं। तो ये पॉसिबल है, 4 2 जा 8 +3 11। ठीक, यहाँ से ये मिल गया। अब कोई पॉसिबल केस नहीं, क्योंकि 4 3 जा 12 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें ना, 0 1 2 तो रख ही दिए, अब यहाँ पर 1 ले लेते हैं, और 1 रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा। अब हमें चाहिए 9, मतलब इन दोनों से हमें 9 चाहिए। तो 9 देखो कैसे मिल सकता है, 9 मिलने के लिए 4 + 5 होगा, ये जो कि पॉसिबल नहीं है, और 8 + 1 भी पॉसिबल नहीं है, और 7 + 2 भी नहीं पॉसिबल है, 6 + 3 भी नहीं पॉसिबल है। 4 से अगर हम देखें तो 4 से तो कुछ नहीं पॉसिबल है, क्योंकि 4 + 5 8 + 1 तो हो ही नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर R1 रखने से तो कुछ हो नहीं पाया, 2 रख के चेक करते हैं फिर। ठीक, 1 रखने पर कुछ नहीं हो पाया, 2 रखते हैं तो 1 रखने के 2 था, तो हो नहीं पाया। 9, अच्छा 9, एक मिनट, एक केस हम मिस कर दिए, कि अगर एक यहाँ रख रहे हैं तो हम लोग यहाँ 9 + 2 11 हो जाएगा ना, यहाँ पर m3 ले लेते हैं और n को 0 ले लेते हैं। ये केस पॉसिबल है, सॉरी, ये केस पॉसिबल है। अब यहाँ 2 लेते हैं तो ये हो जाएगा 4, मतलब हमें इससे 7 चाहिए, 7 चाहिए तो 1 और 1 डायरेक्टली ले लो, हो गया 7। और 7 कैसे मिल सकता है, 4 + 3 हो गया, 6 + 1 तो हो नहीं सकता, और 4 2 जा 8 तो ज्यादा हो जाएगा, 4 1 जा 4 ही जाएगा। ठीक, अच्छा 3 लेते हैं, 3 2 जा हो जाएगा 6, यहाँ 3 लेते हैं तो 3 2 जा हो जाएगा 6। अब हमें 3 चाहिए, नहीं नहीं 5 चाहिए, तो 5 करने के लिए 4 0 जा 0, 5 दे नहीं सकता 3, 4 1 जा 4, और ये एक नहीं दे सकता, 4 2 जा 8 तो मिल नहीं सकता, 3 पे तो पॉसिबल ही नहीं है। 4 लेते हैं, 4 2 जा 8, ये हो जाएगा 8, यहाँ वाला 8 हो जाएगा। 8 होने के बाद हमें 11 चाहिए, तो 3 और चाहिए, तो 3 चाहिए तो m को 1 दे दो और इसको 0 दे दो। ठीक, अब 3 किसी केस में नहीं बन सकता। और उसके बाद अगर हम लोग, और ये R4 तक ही जाएगा, मतलब R को हम इससे बड़ा भी नहीं ले सकते, तो यहाँ पर ही केस हम फिनिश करते हैं। इतने ही केस हो पाएंगे, और यही फायदा रहता है अगर आप छोटे वाले को लेते हो जिसका वैल्यू कम तक जा रहा हो, जैसे R4 तक ही जा रहा है ना। अब ये सारे कोफिशिएंट हम निकाल लेते हैं, जैसे ये 0 था, यहाँ पर क्या आएगा, हमें तो इसी में फिल करना है। तो ये हो जाएगा 4C0 7C1 12C2, ये हो जाएगा 4C1 7C3 12C0, हो जाएगा 4C2 7C1 12C1, ये हो जाएगा 4C4 7C1 12C0। ठीक, अब इसकी वैल्यू निकाल लो, ये होगा 4C0 1 हो गया 7, और 12C2 का हो जाएगा 12 × 11 अपॉन में 2, ये हो गया 66 42 462, क्या हो जाएगा 4 7C3 का हो जाएगा 765, 3 फैक्टोरियल का हो जाएगा 35, और ये हो जाएगा 1, हो जाएगा 20 140। 4C2 का हो जाएगा 4 × 3 अपॉन में 2, हो जाएगा 6 7, हो जाएगा 12, हो जाएगा 84 12 7 84, 4C4 का 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 7। इन तीनों को ऐड कर देते हैं, ये हो जाएगा 4 2 6
तो इसका आ जाएगा आंसर ओवरऑल 13, 1 1 1 3, 1113। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर ए एन इक्वल टू सिग्मा 1 में एन सी आर दिया गया है। उसके बाद हमें एन आर जीरो से लेकर एन तक आर अपॉन में एन सी आर की वैल्यू पूछे। ठीक, तो यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा जिससे ये वाला चीज आ जाए, क्योंकि ए एन के फॉर्म में आंसर देना है। ठीक है, इसको हम लोग लिख लेते हैं आर अपॉन में एन सी आर, आर इक्वल टू 0 to n। हमें ऐसा करना है कि 1 में एन सी आर आ जाए। ठीक है, तो आप अगर जहां पर -1 या +1 अगर आप करना चाहें, -1 या +1, लेट सपोज हम लोग करते हैं +1 -1 अपॉन में एनसीआर कर लिए, r+1 हम लोग अलग कर लिए, एनसीआर -1 अपॉन में एनसीआर ऐसे अलग कर लो, ये हो गया सिग्मा, ये हो गया सिग्मा, ये r+1 नीचे जाएगा, तो एनसीआर अपॉन में r+1, r+1 को हम लोग इसके अंदर भेज सकते हैं, लेकिन इसके लिए n+1 भी हमें देना पड़ेगा। n+1 हम लोग दे सकते हैं, दे देते हैं, तो ये हो जाएगा n+1 अपॉन में n+1 सी r+1। ठीक, और माइनस में सिग्मा 1 में एनसीआर, इसकी वैल्यू तो वही होगी ए एन, लेकिन ये वाला टर्म हमारा पूरा चेंज हो गया है। देखिए यहाँ पर नीचे वाले में n+1 सी r+1 हो गया, और ऊपर में n+1 है, चलो ये तो कांस्टेंट है, इसकी कोई दिक्कत है नहीं। पर नीचे वाला जो चीज है, अब यहाँ पे हम लिख भी नहीं सकते कि यहाँ पे an+1 लिख दें, क्योंकि an+1 में हमारा आंसर देख भी नहीं रहा है, और यहाँ पे n+1 अगर लिखेंगे तो n+1 यहाँ पर भी n+1 होना चाहिए फिर। ठीक, यहां से तो हमारा थोड़ा सा मिस डायरेक्शन हो गया है, तो हम लोग कुछ और ट्राई करते हैं। ऐसा ट्राई करना है कि बहुत ज्यादा चेंज भी ना हो और चीजें भी दिक्कत ना करें। हम लोग इसे काम करते हैं, ऐसे मान लेते हैं, और हाँ, ये वाला प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े सीक्वेंस एंड सीरीज में, आर इक्वल टू A2, यहाँ बी अगर लिखा है और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स कुछ अगर लिखा है, तो ये इक्वल होता है एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस आर के, ऐसे ए प्लस बी माइनस आर के। तो यहां पर भी ये वाला प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं, ए प्लस बी मतलब हो जाएगा एन, और माइनस आर, तो आर की जगह हम लोग चेंज करेंगे ए प्लस बी माइनस आर, मतलब एन माइनस आर, रिप्लेस कर देंगे एन सी एन माइनस आर। देखिए बहुत ज्यादा चेंज भी नहीं हो रहा है, और यहाँ पर हम लोग का चीजें भी बन गई है। अब किसी के मन में आ रहा होगा सर इतना गेस कैसे करेंगे? अब गेस करने का सिंपल सा बात है, नंबर ऑफ क्वेश्चन आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये सारे हिंट खुद ही पता लग जाएंगे। नंबर ऑफ डायरेक्शन में आप अलग अलग स्टेप लोगे तो एक डायरेक्शन सही निकल जाएगा, और वो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करने से ही आता है। अब यहाँ पर देखो n माइनस आर यहाँ पर लिख गया है। अब ये वाला जो चीज है, ये इसमें अगेन एन सी आर की जगह एन सी एन माइनस आर लगा देंगे, तो ये हो जाएगा एन सी आर। ये तो पुराने की तरह ही बन गया, और अच्छा हो गया। अब सिग्मा करके इसको अलग अलग कर लेते हैं, सिग्मा एन अपॉन में एन सी आर माइनस में सिग्मा आर अपॉन में एन सी आर। ठीक, अब इसका कांस्टेंट बाहर निकाल लेते हैं, 1 में एन सी आर जीरो से लेकर एन तक है, ये भी आर जीरो से लेकर एन तक है। ये वाली जो चीज है ये ए एन हो जाएगा, क्योंकि इसका दिया हुआ है 1 में एन सी आर इक्वल टू ए एन, और जो वहां पर बचा है ये वाली चीज तो हमें एस मान्य था ना, तो ये एस हो जाएगा, यहाँ एस ऑलरेडी है तो यहाँ हो जाएगा 2s, ये हो जाएगा एन ए एन, एस इक्वल टू आ जाएगा n/2 ए एन। ठीक, देखिए ये वाला आंसर हो जाएगा। तो ये वाली प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखना है, ये सीक्वेंस एंड सीरीज का है कि ये वाला फॉर्मूला बहुत ही रियल मतलब यूज होता है, तो इसको भी अपने को ध्यान में रखना है। The coefficient of three consecutive terms of 1 plus x की power n plus 5 are in the ratio 5 10 14 n is equal to थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म। मेंस लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं है क्योंकि पुराना क्वेश्चन है। तो थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को आप मान सकते हो, पहला आर, दूसरा r+1 टर्म, और तीसरा r+2 टर्म। ठीक है, rth टर्म अगर हम लोग कहेंगे तो क्या होगा, n+5 c r-1, ये वाला हो जाएगा n+5 c r, ये वाला हो जाएगा n+5 c r+1। अब ये रेशियो क्या है, 5 10 और 14। अब हमें यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला हमें पता है, एनसीआर अपॉन में एनसीआर -1, n - r प्लस में 1 अपॉन में r। ठीक, तो हम लोग
सबसे बड़ा वाला यहाँ रखेंगे और से कम यहाँ रखेंगे। मतलब ये आर है तो आर माइनस वाला नीचे रखेंगे, एन प्लस 5 सी आर अपॉन में एन प्लस 5 सी आर माइनस 2। ये हो जाएगा 10 अपॉन में 5। ये कैंसिल करेंगे तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे एन माइनस आर प्लस 1 लगाएंगे तो एन माइनस आर प्लस में 1 अपॉन में आर, ये हो जाएगा 2। यहाँ पे हो जाएगा एन माइनस आर प्लस में 6 इक्वल टू 2 आर, एन प्लस 6 इक्वल टू 3 आर। यहां से एक रिजल्ट मिला। अब आर प्लस 1 अपॉन में आर कर लेते हैं, क्योंकि नीचे वाला छोटा होना चाहिए। तो एन प्लस 5 सी आर प्लस 1 अपॉन में एन प्लस 5 सी आर इक्वल टू 14/10। ये हो जाएगा 7 अपॉन में 5। यहाँ लगाना है एन माइनस आर प्लस में 1 अपॉन में आर। ठीक, यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे अगेन। ये -1 + 1 कट गया, एन प्लस 5 माइनस आर इक्वल टू 7/5 है, तो 5 यहाँ पर कर लेते हैं, और 7 आर प्लस में 7 यहाँ हो जाएगा। ये हो जाएगा 5n प्लस में 25 माइनस में 5r इक्वल टू 7r प्लस में 7। 5n प्लस में 18 इक्वल टू 12r। ठीक है, ठीक है। इसका और इसका यूज करके हमें n की वैल्यू चाहिए तो r रिमूव कर देते हैं। इस वाले में 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाई 4 हो जाएगा 4n प्लस में 24 इक्वल टू 12r। ठीक है, नीचे आते हैं, 4n प्लस 24, एक आ गया 4n प्लस में 24 इक्वल टू 12r, और एक ऑलरेडी आया था 5n प्लस 18, 5n प्लस में 18 इक्वल टू 12r। राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा। 5n में से 4n गया n, 18 इधर जाएगा, 24 माइनस 18 6 आ जाएगा, तो n की वैल्यू 6 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर n-1 सी आर इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 3 n सी आर प्लस 1, देन के की वैल्यू पूछा है। ठीक है, n-1 सी आर के स्क्वायर माइनस 3 n सी आर प्लस 1। ठीक है, के की वैल्यू पूछा है तो के की इनइक्वालिटी कोई जनरेट करनी पड़ेगी। तो इनइक्वालिटी जनरेट करने के लिए हमें जो पता है कि एन सी आर में n 0 से बड़ा होता है और r n से छोटा होता है या बराबर होता है, उन्हीं सब का चीज का यूज करेंगे। जैसे एन सी आर होता है तो आपको पता है ये निगेटिव नहीं हो सकता, तो n तो ग्रेटर देन 0 होगा, r भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और r जो होगा छोटा होगा या बराबर होगा n के। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए ना, ये सिलेक्शन वाले में आपको पढ़ाया जाता है। सबसे पहले तो मुझे एक चीज दिख रहा है कि अगर मैं n बाहर निकाल लूंगा, r प्लस 1 बाहर निकाल लूंगा तो ये वाली चीज बन जाएगी और कैंसिल हो जाएगा। तो के स्क्वायर माइनस 3 n बाहर निकालेंगे, r प्लस 1 बाहर निकालेंगे, यहाँ आ जाएगा n-1 और यहाँ आ जाएगा सी आर, n-1 सी आर, ये वाला चीज इससे कैंसिल हो जाएगा, r प्लस 1 यहाँ भेज देंगे, अपॉन में n यहाँ आ जाएगा, और के स्क्वायर माइनस 3 ऐसे लिख देंगे। देखिए, ठीक। अब आपको पता है कि r और n पॉजिटिव है तो के स्क्वायर माइनस 3 तो पॉजिटिव होगा, कोई दिक्कत नहीं। और और स्टार्टिंग में हमें ये दिख रहा था कि n-1 सी आर लिखा है, तो n-1 जो होगा बड़ा होगा या बराबर होगा r के। तो इसका मतलब है n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू r प्लस 1, और n पॉजिटिव है तो मैं इधर भेज देता हूँ r प्लस 1/n। ठीक है, ठीक है। यहां से अगर हम लोग निकालेंगे तो ये आएगा k माइनस √3 और ये आ जाएगा k प्लस √3 और ग्रेटर देन 0। तो ये आ जाएगा -∞ से -√3 और √3 से इंफिनिटी, अगर आप नंबर लाइन में प्लॉट करके बनाएंगे जैसा इनइक्वालिटी में हमने सीखा होगा। अच्छा, किसी के मन में आ रहा होगा कि मैंने इसी वाले का क्यों यूज किया, इस वाले का क्यों नहीं यूज किया। तो इस वाले का यूज करेंगे तब भी यही आएगा। तो अगर ट्राई करते हैं n ग्रेटर देन और इक्वल टू r प्लस 1, तो देखिए वही आ गया 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू r प्लस 1/n। ठीक,
दोनों साइड से वही आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। r+1/n किसके बराबर है, के स्क्वायर माइनस 3 के, और यहाँ 1 है। नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं। के स्क्वायर माइनस 3 लेस देन और इक्वल टू 1, के स्क्वायर माइनस 4 लेस देन और इक्वल टू 0, के माइनस 2 के प्लस 2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -2 से +2 के बीच। और एक आया था के माइनस अंडर रूट, एक मिनट, के बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -√3 और √3 से इंफिनिटी। ठीक है, कॉमन सॉल्यूशन अगर आपको लेना है कॉमन सॉल्यूशन ले लो। यहाँ हो जाएगा -2, हो जाएगा +2, ये दोनों के बीच में, और √3 मतलब 1.73 तो यहाँ पे होगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये -√3 माइनस इन्फिनाइट। कॉमन की अगर बात हो तो केवल ये वाला पोर्शन कॉमन है, -2 से -√3 और √3 से 2। ओके, की वैल्यू, और यहाँ पर 2 पर क्लोज ब्रैकेट है क्योंकि 2 हमारे आंसर में है, और यहाँ पर भी -2 आंसर में है, तो हम लोग ऑप्शन मैच करेंगे कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। के की वैल्यू तो ये आ रही है जिसके लिए कंडीशन वैलिड है। ठीक है, तो ऑप्शन में अगर मैच करेंगे तो केवल ये वाला कंडीशन मैच कर रहा है। ठीक है, बाकी नहीं मैच कर रहा। माइनस इन्फिनिटी से -2 तो हो नहीं सकता, देखिए 2 से इंफिनिटी, ये भी नहीं, -3 से -√3 से +√3, ये भी नहीं, उसके लास्ट वाले में मैच कर रहा है जो कि हमारा ये वाला आंसर। ठीक, कंप्लीट आंसर इसमें नहीं दिया गया ऑप्शन में, इसलिए जो हमारा आ रहा है उसमें से हम आंसर पूछे। कोफिशिएंट ऑफ टी की पावर 24 इन दिस, इस टाइप के क्वेश्चन आप करेंगे तो बहुत ज्यादा सही रहेगा कि जेई मींस लेवल में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, देखने को मिलता है। तो 1+t² की पावर 12। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, जैसे जिसका मल्टीप्लाई बहुत इजीली हो जा रहा है उसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, उसके बाद हम लोग प्रोसीड करेंगे। बेसिकली तो इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे जिससे आपको आइडिया हो जाए कितने टाइप के क्वेश्चन बच सकते हैं इसमें, कि किसी की पावर किसी का कोफिशिएंट पूछता है। तो पहले तो हम इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे 1+t⁴, t⁴ एंड t⁴36। ठीक है, अब इस वाले में आप एनालाइज करेंगे तो ये जो है इसकी पावर 0 1 2 3 ऐसे जाएगा, और पावर हमेशा इवन रहेगा क्योंकि ऑलरेडी इसके पास 2 है। ठीक है, अब हमें t⁴ चाहिए, मतलब ये वाला 1 इसके जो एक्सपेंशन होगा उसका उसके t⁴ वाले से मल्टीप्लाई होगा, तभी t⁴ का कोफिशिएंट मिलेगा, t⁴ से मल्टीप्लाई होगा। तो इसको t⁴ बनने के लिए t⁴ जो है इस पर 12 आना चाहिए, मतलब 12, जो 12 जब आएगा उसका कोफिशिएंट चाहिए, तो 12c12, और ये t⁴ और यहाँ पर 12 आएगा, तभी ऐसा होगा मल्टीप्लाई 1, तभी हमें मिलेगा 12c12 और t⁴ यहाँ पे मिल जाएगा। अब ये t⁴ जो 24 है ये मल्टीप्लाई होगा इसके जीरो वाले से, t⁴ से, तो ये हो जाएगा 12c0 t² 0, ये हो जाएगा 12c0 बेसिकली, और इंटू t⁴ हो ही रहा है। उसके बाद t⁴ यहाँ 12 है, तो ये वाला इसके t⁴ 12 से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, तब जाके होगा। तो 12 कब मिलेगा, 6 पर मिलेगा ना, t² और पावर में अगर 6 आ जाए, तो यहाँ पर 12 ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा 12c6, t⁴ 12 हो जाएगा 24। उसके बाद 36 वाला किसी से भी मल्टीप्लाई हो जाए 24 नहीं दे सकता, और कोई भी पावर निगेटिव है भी नहीं, तो ये सारे कोफिशिएंट आपको ऐड करने हैं, 12c12, 12c0 एंड 12c6। 12c12 की वैल्यू 1, 12c0 की वैल्यू 1, 12c6 की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, इसलिए 2+12c6 आंसर हो जाएगा, 2+12c6। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। The sum
बाइनोमियल ये वाला जो ब्रैकेट है मैंने पहले बताया था, इसको 10c आई आपको मानना है और इसको 20c m-i और यहाँ पर सिग्मा i इक्वल टू 0 से m तक। अब इसमें बीच में जो चीजें लिखी गई इन दोनों का ऐड करने पर अगर वेरिएबल मतलब जो आई है वो कैंसिल हो जाता था तो और अच्छी बात है, और ये कैंसिल हो गया है, m आएगा, i प्लस m-i करने पर m आ रहा है। तो इसका मतलब हमें चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x की पावर m इन, ये 10c वाला कहाँ से आया होगा, 1 प्लस एक्स की पावर 10 से, 20c m-i आया होगा 1 प्लस एक्स की पावर 20 से। ठीक, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 30 और इसमें एक्स की पावर m का कोफिशिएंट चाहिए तो 30cm हो जाएगा एक्स की पावर m का कोफिशिएंट, यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आंसर में पूछा है कि ये वाला चीज, इसका जो आंसर है वो मैक्सिमम कब होगा m की किस वैल्यू के लिए, तो 30cm में ये 30 है, ये मैक्सिमम कब होता है, ये मिडिल टर्म पे मैक्सिमम होता है, मिडिल बाइनोमियल कोफिशिएंट को, तो इसका मिडिल बाइनोमियल कोफिशिएंट हो जाएगा 30c 30/2, मतलब मिड 30/2 होता है, ऑड होता है तो n-c n-1/2 n-c n+1/2, तो m की वैल्यू हो जाएगी 30/2, ये हो जाएगी 15, मतलब 30c 15 पे ये मैक्सिमम होगा। ठीक, मिडिल बाइनोमियल कोफिशिएंट या मैक्सिमम बाइनोमियल कोफिशिएंट का जो होता है, अगर n इवन है तो ये होता है n-c n/2 और n अगर ऑड है तो ये होता है n-c n-1/2 और n-c n+1/2, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, बाइनोमियल कोफिशिएंट का मैक्सिमम होता है ये वाली चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इफ इन द एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स की पावर m इंटू 1 माइनस एक्स की पावर m n कोफिशिएंट ऑफ x एंड x स्क्वायर आर 3 एंड -6, इसको ओपन करते हैं, 1 प्लस एक्स की पावर m और 1 माइनस एक्स की पावर n। अब हमें कोफिशिएंट ऑफ x चाहिए, तो हम तो इसमें आइडिया भी नहीं लगा सकते कि पहले वाले में से कौन सा मल्टीप्लाई होगा दूसरे वाले में, अभी देख के कि हमें x की पावर n मिले, थोड़ा सा हम पहले वाले को एक्सपेंड कर ले, एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा MC0 x की पावर 0, MC1 x की पावर 1, MC2 x की पावर 2। अब हम नहीं ओपन करेंगे क्योंकि हमें वैसे बेसिकली 2 तक चाहिए, दूसरे वाले को ओपन करेंगे NC0 माइनस में NC1 प्लस में NC2 x2, यहाँ पे हो जाएगा x1। ठीक, ऐसा जाएगा। अब ऐसा सोचो कि पहला वाला ये वाला जो नंबर है ये x की पावर n से मल्टीप्लाई होगा तब जाके हमें x की पावर 1 से मल्टीप्लाई होगा तब जाके हमें x की पावर 1 का कोफिशिएंट मिलेगा, मतलब MC0 इस वाले से मल्टीप्लाई होगा, MC0 NC1 माइनस NC x, ये वाला इसके जीरो वाले से मल्टीप्लाई होगा जिसके पास x नहीं है, तो मतलब MC1 x इंटू NC0। अब 2 आ गया, अब तो हो ही नहीं सकता कोई, तो x की पावर 1 का कोफिशिएंट तो यही रहेगा। तो ओवरऑल कोफिशिएंट अगर हम लोग देखें तो NC1 NC0 ये माइनस में, प्लस में MC1 NC0 प्लस में इसका वैल्यू है 3, यहाँ हो जाएगा माइनस n प्लस में m इक्वल टू 3। ये वाला x की पावर 2 से मल्टीप्लाई होगा मतलब NC2 से, तो MC0 NC2 प्लस में x स्क्वायर नहीं लिखते क्योंकि हमें कोफिशिएंट से मतलब, MC1 वाला x है तो यहाँ के x वाले से मल्टीप्लाई होगा तो x वाला तो माइनस में है तो MC1 NC1, और ये 2 वाला इसके जीरो वाले से मल्टीप्लाई होगा x के पावर 0 वाले से, तो ये हो जाएगा MC2 NC0, इसकी वैल्यू है -6, ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा NC2, ये हो जाएगा m और ये हो जाएगा n, ये हो जाएगा MC2 NC0 की वैल्यू 1, ये हो जाएगा -6। NC2 लिखा है तो इसको 2 बार उल्टा मल्टीप्लाई कर लेंगे n और n-1 और 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, माइनस में mn प्लस में m को 2 बार उल्टा मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन में 2 फैक्टोरियल इक्वल टू -6। ठीक, इसको और इसको साथ में ले लेते हैं एलसीएम, तो n स्क्वायर माइनस में n प्लस में m स्क्वायर माइनस में m, और टोटल एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा -2mn अपॉन में 2 हो जाएगा -6,
ये हो जाएगा -12 और यहाँ पर एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर माइनस में एम माइनस में एन माइनस में 2mn लिखा हुआ है। एम माइनस एन की वैल्यू 3 है, तो एम माइनस एन अगर हम क्रिएट कर लिए तो वैल्यू यूज हो जाएगी। इसकी जगह हम लोग 10th में फॉर्मूला पढ़ते हैं माइनस एन का होल स्क्वायर प्लस में 2mn, ठीक, माइनस में एन और माइनस में एन और ये हो जाएगा -2mn। ये -2mn प्लस 2mn से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -12 और एम माइनस एन की वैल्यू कितनी है 3, ये हो जाएगा 9 और -12 इधर आ जाएगा +12 और माइनस एन इधर जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 एम प्लस एन की वैल्यू हो जाएगी 21। आगे आते हैं, अगर m प्लस एन की वैल्यू 21 है और m माइनस एन की वैल्यू 3 है जो कि पहले ही मिल चुका था, इसको ऐड कर देते हैं, ये हो जाएगा 2m इक्वल टू 24, m की वैल्यू हो जाएगी 12, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक। ये देखिए m की वैल्यू हो जाएगी 12। द सम ऑफ रेशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, रेशनल टर्म निकालने वाला क्वेश्चन बेसिकली मेंस लेवल का है और ये बहुत पहले भी आया है, तो इसलिए बहुत पहले इतने भी टफ क्वेश्चन नहीं आते थे। तो रेशनल टर्म अगर हमें निकालना है तो सबसे पहले तो इसका जनरल टर्म लिख लेते हैं। जो प्रोसीजर बताएंगे अगर उसे आप फॉलो कर लेंगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। और 2 की पावर 1/2 तो यहाँ हो जाएगा 10 - r, 3 की पावर 1/5 है तो यहाँ हो जाएगा r, 10 c r, 2 की पावर हो जाएगा 10 - r/2, 3 की पावर हो जाएगा r/5 और हमें रेशनल टर्म चाहिए। रेशनल टर्म चाहिए तो इसका मतलब है जो 2 और 3 की पावर है, ये पावर है, ये फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, पहली बात ये फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, प्योर इंटीजर होना चाहिए, ठीक। तो आर की वैल्यू हम बारी बारी से रखते हैं और देखते हैं कि हमें रेशनल टर्म मिलेगा कैसे। तो आर की वैल्यू सबसे पहले हम रखते हैं 0, 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, मतलब रेशनल टर्म ही मिलेगा हमें, ये तो रेशनल ही है। तो आर 0 रखने पे हमें रेशनल मिल गया, मतलब ये वाला काउंट कर लेंगे। अब 1 रखेंगे तो 1/5 तो नहीं मिलेगा, 2 भी रखेंगे 2/5 नहीं मिलेगा, कैंसिल नहीं होगा, 3 रखेंगे 4 रखेंगे 5 पे, 5 पे ये हो जाएगा 1 और यहाँ 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा 5/2, लेकिन ये रेशनल नहीं है इसलिए 5 वाला भी काउंट नहीं करेंगे। 6 रखेंगे तो ये नहीं होगा, 7 8 9 10, 10 रखेंगे तब जाके ये रेशनल होगा, 10 - 10 0 तब जाके ये रेशनल होगा, मतलब r इक्वल टू 0 और 10 पे ये मिलेगा, ठीक है। तो दो ही लोग हो सकते हैं और 10 से ज्यादा हम r ले भी नहीं सकते, तो दो रेशनल टर्म है, एक है 10c0, 2 की पावर 5 और 3 की पावर 0 और प्लस में 10c10, 2 की पावर 10 - 10 0/2 0 और 3 की पावर 2, ये हो जाएगा 1, 2 की पावर होता है 32 प्लस में 10 से 10 1, 2 की पावर 0 1, 3 का स्क्वायर 9 और ये हो जाएगा 41 आंसर, ठीक। अच्छा अगर r की वैल्यू ज्यादा होती तो बेसिकली करना क्या है कि जैसे r0 आ गया 10 आ गया तो थर्ड वाला जो r होगा वो 20 होगा, मतलब 10-10 के गैप में ही होगा हमेशा। r उसके बाद 20 होगा, उसके बाद 30 होगा, उसके बाद 40 होगा। अगर आपको दो r मिल जाता है, अगर आप जो भी रेशनल टर्म निकाल रहे हैं या इटरेशन निकाल रहे हैं, बेसिकली रेशनल निकाला करिए, आपके लिए ज्यादा आसानी होगा, तो वो गैप में ही होता है हमेशा, ठीक, ये ध्यान रखना। जैसे अगर गैप 6 का होता तो 6 के गैप में आगे बढ़ता रहता, ठीक है। इसके नंबर और दो चार क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे इस कॉन्सेप्ट को लगा के तो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, द सम ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, इसके जो कोफिशिएंट बनेंगे मतलब 1 + x - 3x², 2163, इसके एक्सपेंशन होगा, उस एक्सपेंशन में कुछ एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल जनरेट हो, एक कांस्टेंट टर्म जनरेट होगा, एक x⁻1 वाला, एक x⁻2 वाला, ऐसे करके बहुत सारे जनरेट होंगे। अब हमें सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट चाहिए, इसका मतलब है कि हमें ये वाला और ये वाला सम चाहिए, मतलब एक्स को हमें गायब करना है। तो बेसिकली जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो लॉजिक ये है कि जितने भी वेरिएबल है सबकी जगह 1 रख दीजिए तो सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट आ जाएगा। जितने भी, अगर यहाँ y भी होता ना तो वहां भी y 1 रखते हैं और x को भी 1 रखते हैं, तो यहाँ पे x 1 रखेंगे तो क्या होगा, ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस में 3 और 2163 और यहाँ केवल कांस्टेंट बचेंगे, a0 a1 a2 एंड सो ऑन ऐसे, और यहाँ हो जाएगा -1 की पावर 2163 और यहाँ बचेगा -1। तो सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट
यही आएगा। ठीक, ये ध्यान रखे रहिए। कभी कभी आपसे पूछता है सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट, तो ये ना करना कि यहाँ x की जगह -1 या +1 रखना है। सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट अगर पूछ रहा है तो 2163 C0 से लेकर 2163 तक आपको सम पूछ रहा है, इसका मतलब यार। ठीक है, और सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट ये है, ये ध्यान रखे रहिए। ठीक।